नमस्कार दोस्तों, मैं आज का यह वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आया हूं, जो बीएड के शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन या अर्थात जो बीएड का फोर्थ पेपर है आकलन के से अधिगम के लिए आकलन उससे संबंधित कुछ टॉपिक लेकर के हम आपके सामने आए हुए हैं। इसमें हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि मापन का अर्थ क्या होता है, उसका मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो जो शैक्षिक मापन और मूल्यांकन होती है उसकी प्रकृति के विषय में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और हम ये चाहेंगे कि आप इसको वीडियो रोक रोक करके इसको नोट्स को तैयार करते जाएं, ताकि यह आपके आने वाले परीक्षा से में आपके लिए उपयोगी हो और आप इससे जुड़े हुए प्रश्नों का जवाब भी दे सकें और इसका अच्छे से लाभ उठा सकें। यहाँ पर हम आपको सबसे पहले मापन का अर्थ, शैक्षिक मापन की विशेषता के विषय में चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो मापन की जो विशेषता होती है, हम अपने जीवन में प्रत्येक क्षण अपने चारों ओर हो रहे परिवर्तन के प्रति सजग रहते हैं तथा उन प्रत्येक परिवर्तनों का मात्रात्मक आकलन करते हैं जो हमें किसी न किसी प्रकार से प्रभावित करते हैं। शिक्षा सतत गत्यात्मक प्रक्रिया में इससे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति, छात्र, अभिभावक, अध्यापक, प्रशासक तथा जो हमारी नीतियां हैं, नीतियों के जो निर्माता होते हैं, वे सदैव किसी न किसी रूप में शिक्षा की चुनौतियां, समस्याएं तथा समाधान के प्रति चिंतित रहते हैं। समाधान के प्रति चिंतित रहते हैं और इसके बाद जो है वो किसी भी समस्या के संबंध में चिंतन के साथ साथ वो किसी भी समस्या के संबंध में तथ्यात्मक जानकारी के अभाव में कोई भी निर्णय त्रुटिपूर्ण ले सकते हैं या उनका निर्णय त्रुटिपूर्ण हो सकता है। अतः समस्या के विभिन्न पहलुओं से संबंधित सूचना की पर्याप्तता, क्योंकि जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो उससे संबंधित जो विभिन्न पहलू होते हैं उनकी सूचनाओं की पर्याप्तता हमारे पास होनी चाहिए। संदर्भ तथा उपयुक्तता उस समस्या के समाधान हेतु प्रथम या फिर अपरिहार्य आवश्यकताएं हैं, क्योंकि हम बिना उनकी पर्याप्तता और उनकी जो उपयुक्तता होती है उसका समाधान किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आवश्यक होता है कि उनके समाधान को प्रथम वरीयता दें और सूचनाओं को वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैध तरीके से प्राप्त करने के लिए अपने मापन का सहारा लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, थोड़ी लाइट कम है, हम लाइट को बढ़ा रहे हैं ताकि अच्छे से चीज़ें हमारे सामने आए, हम उसको देख सकें और समझ सकें। तो हमें यहाँ पर मापन का सहारा लेना पड़ता है ताकि हम उन चीज़ों को समझ सके जिसके विषय में हमको निर्णय लेना है, ताकि हमारा निर्णय त्रुटिपूर्ण न हो, वो तथ्यात्मक हो और वस्तुनिष्ठ हो, विश्वसनीय भी हो। तो इन सभी प्रकार के निर्णयों को लेने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम यहाँ पे मापन की परिभाषा के विषय में थोड़ी चर्चा कर लेंगे। तो मापन की परिभाषा के विषय में जब हम बात करते हैं तो मापन की कुछ परिभाषाएं हैं जो यहाँ पे दी हुई हैं। एस स्टीवेंस ने कहा है कि मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, अर्थात मापन का स्वरूप आंकिक होता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, स्टीवेंस महोदय कहते हैं कि हम जब भी स्वीकृत नियमों के अनुसार किसी भी वस्तु को अंक प्रदान करने की जब प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसे ही हम मापन कहते हैं, और मापन हमेशा उसका जो स्वरूप होता है वो आंकिक होता है। दूसरी परिभाषा जीसी हेल्मस्टेडर के अनुसार है, मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मापन स्वरूप मात्रात्मक तथा यह एक प्रक्रिया है, यानी कि मापन का स्वरूप मात्रात्मक है और यह एक प्रक्रिया है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि मापन को किसी व्यक्ति या वस्तु में निहित
किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया। यानी हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के अंदर निहित जो उसकी विशेषताएं होती हैं या उसकी जो मात्रा होती है, विशेषता की जो मात्रा होती है, उसको अंकन करना ही मापन कहलाता है। तीसरी परिभाषा जो है ब्रेड फील्ड तथा मोडरोक के अनुसार है। इन्होंने बताया कि मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है जिससे उस विभिन्न घटना स्थिति का यथार्थ निर्धारण किया जा सके। हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मापन यथार्थ है। तो इस तरह से 3 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इसके बाद हम मापन के अर्थ को स्पष्ट करना चाहेंगे, ये बताना चाहेंगे कि मापन कहते किसे हैं। तो मापन जो होता है वह किसी भी वस्तु के गुणों तथा विशेषताओं का विवरण गुणात्मक तथा मात्रात्मक दोनों प्रकार से करता है। अतः मापन भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला मापन गुणात्मक मापक होगा और दूसरा जो है मात्रात्मक मापक कहलाएगा। गुणात्मक मापन की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ विशेषता की उपस्थिति अनुपस्थिति दर्शाई जाती है, अथवा हम कह सकते हैं कि गुण या विशेषता का प्रकार, जहाँ पर भी गुण या विशेषता का प्रकार बताया जाता है, यानी गुणात्मक मापन में गुण या विशेषता की उपस्थिति अनुपस्थिति दर्शाई जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गुण या विशेषता का प्रकार बताया जाता है, जहाँ पर भी ये चीज़ें बताई जाती हैं उन्हें हम गुणात्मक मापन कहते हैं। जबकि मात्रात्मक मापन की यदि हम बात करते हैं तो मात्रात्मक मापन में कोई भी गुण या विशेषता कितनी मात्रा में उपस्थित है, यानी कि गुणात्मक मापन में हम गुणों के प्रकार की बात करते हैं और मात्रात्मक मापन में वही गुण कितनी मात्रा में उपस्थित है उसकी क्वांटिटी की बात हम करते हैं, तो उसे हम मात्रात्मक मापन कहते हैं। और उसमें अंदर पाई जाने वाली क्वालिटी की बात करते हैं तो उसे हम गुणात्मक मापन के अंतर्गत रखते हैं। इस अर्थात हम कह सकते हैं कि विवरण क्या कहते हैं उपस्थिति होती है, उसे हम यथार्थ विवरण प्रस्तुत किया जाता है। वस्तुतः मापन में व्यक्ति वस्तु अथवा घटना में ऐसे शब्द अंक अक्षर अथवा प्रतीक प्रदान किए जाते हैं जो उन संदर्भ गुणों के प्रकार अथवा उसकी मात्रा को व्यक्त करते हैं। अतः मापन प्रक्रिया मूलतः 3 तत्व सम्मिलित की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से मापन में 3 महत्वपूर्ण तत्व सम्मिलित किए जाते हैं। जिसमें मापन की प्रक्रिया के तत्वों की बात करें तो वो 3 तत्व होगा। पहला होगा विषयी, यानी जिसके गुणों का मापन होता है उसे विषयी कहा जाता है। दूसरा होता है प्रतीक, जिसमें गुणों की मात्रा अभिव्यक्त की जाती है, यानी गुणों की मात्रा किस रूप में अभिव्यक्त की जानी है उसको हम प्रतीक कहते हैं। और तीसरा तत्व होता है नियम या फिर मान्यता। इसका अर्थ है कि हम जिसके आधार पर मात्रा व्यक्त करते हैं, जिसके आधार पर हम मात्रा व्यक्त करते हैं उसे हम नियम या मान्यता कहते हैं। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम जो है प्राय भौतिक गुणों, जब भी हम भौतिक गुणों की बात करते हैं तो वहाँ पे ये देखा गया है जब भी हम भौतिक गुणों की बात करते हैं तो कुछ गड़बड़ हो गया, अभी हम इसको देखते हैं। ये रहा, हाँ ठीक है। तो हम जब भौतिक गुणों की बात करते हैं तो जैसे लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि के मापन में गुण दिखाई देते रहते हैं तथा उसमें अस्थायित्व रहता है। अतः मापन परोक्ष होता है। जब भी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि के मापन में जो कि गुण उसके दिखाई देते रहते हैं तो इसे हम इसमें जो कि उसके गुण जो है अस्थायित्व रहते हैं। जैसे हम कोई लंबाई नाप लेते हैं तो उसे चाहे जितनी बार नापेंगे वो हमेशा अस्थाई होगी, उसमें घटबढ़ नहीं मिलेगा। चौड़ाई, क्षेत्रफल या आयतन जो भी चीज़ें होती हैं ये भौतिक गुण वाली होती हैं जो कि कभी बदलती नहीं हैं, इसमें अस्थायित्व बना रहता है। अतः मापन परोक्ष होता है। जबकि शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक
के क्षेत्र में हम गुणों जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, संप्राप्ति आदि में गुण दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि ये जो बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि या संप्राप्ति होते ये कभी दिखाई नहीं देते, अर्थात ये परोक्ष नहीं होंगे बल्कि क्या होंगे, अपरोक्ष मापन कहलाएंगे। तो दिखाई नहीं पड़ते, इसमें अस्थायित्व का भी अभाव रहता है, क्योंकि एक व्यक्ति की बुद्धि अभी कुछ और होगी, थोड़ी देर बाद हम मापते हैं तो उसका परिणाम बदल जाता है, अतः इसमें अस्थायित्व का भी अभाव होता है और इसीलिए हम इसे अपरोक्ष मापन कहते हैं। शैक्षिक मापन बहुत ही चुनौतीपूर्ण तथा अस्थायी होता है, क्योंकि लक्षण दिखाई नहीं देते। यानी हम कह सकते हैं कि भौतिक गुणों की अपेक्षा जब हम दूसरे स्वरूप का अध्ययन करते हैं, अर्थात शैक्षिक मापन या फिर मनोविज्ञान में मापन का कार्य करते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। इसके अंतर्गत हम तीनों बिंदुओं का अलग अलग अध्ययन कर लेते हैं। जैसे पहली पॉइंट थी विषय, तो विषय द्वारा दिए गए उद्दीपक की प्रतिक्रिया स्वरूप प्राप्त अनुक्रिया का विश्लेषण करके गुणों की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। यह अनुमान सही भी हो सकता है तथा त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है। विषय यदि अनुक्रिया न करना चाहे या उसकी मनोवैज्ञानिक दशा अनुकूल न हो, तो गुण होते हुए भी उसकी मात्रा का ठीक ठीक पता लगाना कठिन हो जाता है। अर्थात हम जब भी मनुष्य पर परीक्षण करते हैं तो जो हमारा विषय होता है उसकी मनोदशा, उसकी वैज्ञानिक दशा, उसकी रुचि इत्यादि चीज़ें जो है इसको प्रभावित करती हैं। अतः विषय की मनोदशा पर पर्याप्त नियंत्रण करके ही और स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक पर्यावरण प्रदान करने के उपरांत ही शैक्षिक मापन संभव हो सकता है। हम दूसरी बात कर लेते हैं। शैक्षिक मापन में मापक उपकरण का स्थान तो महत्वपूर्ण रहता है, साथ ही विषय का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अब हम बात कर लेते हैं चरों की प्रकृति। जो चर होते हैं, चरों की प्रकृति कैसी होती है, क्योंकि जो चर होते हैं वो भी मापन को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। तो मापन द्वारा व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की विशेषता की मात्रा का अध्ययन किया जाता है। इन विशेषताओं अथवा गुणों को जिससे कोई घटना अपने आप में विशेष हो जाती है उन्हें चर कहते हैं। इसको अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं, तो इसे हम चर कहते हैं। और चर का शाब्दिक अर्थ होता है जो बदलती रहे, अर्थात स्थिर न रहे, भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाए, जैसे भार, लंबाई, बुद्धि, अभिवृत्ति आदि। यानी चर के आधार पर समूह के सदस्यों को कुछ उप समूहों में बांटा जा सकता है। यदि समूह का एक सदस्य किसी गुण के प्रकार अथवा मात्रा में शेष से भिन्न है, तब उसे चर कहा जा सकता है। कोई गुण किसी एक समूह के लिए चर राशि हो सकती है, जबकि दूसरे समूह के लिए स्थिर हो सकती है। चर दो प्रकार के से वर्गीकृत किए जाते हैं। यहाँ पे हम चर को फिर एक बार समझने का प्रयास कर लेते हैं कि चर होता क्या है। अर्थात है ये जो स्पष्ट यहाँ कहा गया है कि घटनाओं की विशेषता की मात्रा का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो इन विशेषताओं अथवा गुणों को जिससे कोई घटना अपने आप में विशेष हो जाती है, यानी जो उसे हम चर कहते हैं। चर का शाब्दिक अर्थ की जब हम बात करते हैं तो जो बदलती रहे, यानी कि चर का तात्पर्य होता है जो बदलती रहे, अर्थात स्थिर न रहे, भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाए। जैसे एक कक्षा में यदि 50 विद्यार्थी हैं तो 50 विद्यार्थियों की जब हम जांच करते हैं तो उनकी जो बुद्धि होगी उसकी मात्रा हमेशा भिन्न भिन्न पाई जाएगी। जो 50 छात्र होंगे सभी अलग अलग क्षमता वाले होंगे, अर्थात उनके कोई भी गुण किसी भी पॉइंट को हम उठाएंगे तो उसमें भिन्नताएं पाई जाएंगी। इसे ही हम चर कहते हैं, जो भिन्न भिन्न मात्रा में पाई जाती है। दूसरी बात कर लेते हैं। जैसे प्राय भौतिक गुणों में
लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि के मापन में गुण दिखाई देते रहते हैं तथा उसमें अस्थायित्व रहता है। अतः मापन परोक्ष होता है, जबकि शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में गुणों जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, संप्राप्ति आदि में गुण दिखाई नहीं पड़ते हैं तथा इसमें अस्थायित्व का भी अभाव रहता है। अतः मापन अपरोक्ष होता है। शैक्षिक मापन बहुत ही चुनौतीपूर्ण तथा अस्थायी होता है, क्योंकि लक्षण दिखाई नहीं देते। विषयी द्वारा दिए गए उद्दीपन की प्रतिक्रिया स्वरूप प्राप्त अनुक्रिया का विश्लेषण करके गुणों की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। यह अनुमान सही भी हो सकता है तथा त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है। यह विषयी यदि अनुक्रिया न करना चाहे या उसकी मनोवैज्ञानिक दशा अनुकूल न हो तो गुण होते हुए भी उसकी मात्रा का ठीक ठीक पता लगाना कठिन होता है। अतः विषयी की मनोदशा पर पर्याप्त नियंत्रण करके ही और स्वाभाविक मनोवैज्ञानिक पर्यावरण प्रदान करने के उपरांत ही शैक्षिक मापन संभव हो सकता है। शैक्षिक मापन में मापक उपकरण का स्थान तो महत्वपूर्ण रहता है, साथ ही विषयी का स्थान भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहता है। चरों की प्रकृति, ये हमें लग रहा है कि ये 2 बार हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है चरों के प्रकार। जो चरों के प्रकार होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। एक गुणात्मक होता है और दूसरा मात्रात्मक चर होता है। इसमें सतत भी कह सकते हैं, इसको असतत भी कह सकते हैं। जो गुणात्मक चर होता है, गुणात्मक चर गुणों के विभिन्न प्रकारों को व्यक्त करते हैं जिनके आधार पर समूह को उपश्रेणियों में बांटा जाता है। यानी कि गुणात्मक चर वे चर होते हैं जो विभिन्न प्रकारों को व्यक्त करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं जैसे धर्म के आधार पर हिंदू, मुस्लिम, सिख तथा ईसाई, या लिंग के आधार पर महिला, पुरुष, या फिर हम जो है आयु के आधार पर चाइल्ड, किशोर, युवावस्था या वृद्धावस्था इत्यादि को भी हम वर्गीकृत समूहों में विभक्त करने का कार्य कर सकते हैं। तो ये गुणात्मक हो जाता है। माप यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है हमें। मापन के स्तर, क्रमिक मापन, मापन के स्तर, अभी हम देखते हैं इसको। कुछ इसमें दिक्कतें हो रही हैं। और हाँ, ठीक है, मात्रात्मक मापन की भी बात कर लेते हैं हम। तो मात्रात्मक मापन में जब हम किसी के मात्रा को निश्चित करते हैं तो उस स्थिति को हम मात्रात्मक मापन कहते हैं। हमें लग रहा है कि इसे कंप्यूटर वाले ने बनाने में कुछ गड़बड़ियाँ कर दी हैं। ठीक है, ठीक है। गुणात्मक मापन था मात्रा, अच्छा इसका वर्णन तो हो ही गया था। तो मात्रात्मक मापन जो होता है वह व्यक्ति में वस्तु, घटना या ऐसे शब्द, अंक, अक्षर, प्रतीक को प्रदान किए जाते हैं जो संदर्भ गुणों के नहीं। गुणात्मक होता मात्रा, गुणात्मक मापन में गुण की विशेषता, अच्छा ठीक है। मात्रात्मक मापन में हम उसकी मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कपड़े कितने मीटर लंबा है, यानी उसकी मात्रा को हम यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। गुणात्मक में हम उसके गुणों की बात करते हैं और मात्रात्मक में हम मात्रा को निर्धारित करते हैं। जैसे सब्जी कितना किलो है, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, या फिर केला हम खरीदने जाते हैं तो उसको दर्जन में हम गिनती कर लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसे हम मात्रात्मक के अंतर्गत रखते हैं। या बुद्धि जब हम मापते हैं तो बुद्धि को अगर हम संख्या प्रदान करते हैं तो मात्रात्मक में हो जाती है, और बुद्धि कम है, ज़्यादा है, अधिक है कि हम बात करते हैं तो ये गुणात्मक के अंतर्गत आती है। अब हम मापन के स्तर की बात कर लेते हैं। तो एस स्टीवेंस ने मापन की यथार्थता के आधार पर मापन को के 4 स्तर बताए हैं। पहला उन्होंने बताया है नामित मापन। नामित मापन जो होता है इसको हम नॉमिनल मेजरमेंट भी कहते हैं। इसमें व्यक्तियों अथवा घटनाओं को किसी गुण या विशेषता के आधार पर कोई नाम, शब्द, अंक या संकेत प्रदान किया जाता है। इसमें कोई क्रम या संबंध अंतर्निहित नहीं रहता है। यह एक गुणात्मक मापन है तथा प्राप्त मानों या संकेतों से कोई भी गतिशील संक्रिया जैसे जोड़, घटना, गुणा भाग आदि संभव नहीं है। गुणों के आधार पर मात्र विभिन्न समूहों, यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि हो गई है,
ये जो विभिन्न है यहाँ पे, यह आपका ई नहीं होगा, यह भ होगा। विभिन्न समूहों या उप समूहों की रचना की जा सकती है, जैसे प्रहरी, ये भी गलत है टाइपिंग में, प्रहरी, ग्रामीण या कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि, इसको हम यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। दूसरा है मापन का असर, जिसको क्रमित मापन कहते हैं। यह मापन गुणों की मात्रा के आकार पर आधारित होता है, जिस कारण विभिन्न श्रेणियों या उप समूहों में एक निश्चित क्रम होता है। वर्गों को कोई नाम या प्रतीक प्रदान करते हैं, जैसे योग्यता के आधार पर श्रेष्ठ, औसत, कमजोर या प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फेल आदि। क्रमित मापन भी नामित मापन की भांति गुणात्मक मापन है। इसमें प्रत्येक समूह में सदस्यों की संख्या ज्ञात की जा सकती है, किंतु गतिशील, यहाँ पे कुछ त्रुटि हो गई है गतिशील लिखने में, किंतु गतिशील संक्रियाएं संभव नहीं होती। तीसरा है आंतरिक मापन। आंतरिक मापन जो होता है, ये मापन जो है गुणों की मात्रा पर आधारित होता है। गुणों की मात्रा का इस प्रकार श्रेणीबद्ध किया जाता है कि प्रत्येक उप श्रेणी में अंतर समान रहता है। शैक्षिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक चरों का मापन आंतरिक पैमाने पर ही किया जाता है। इन इकाइयों में शून्य का अर्थ परम शून्य या पूर्ण गुण विहीनता नहीं होता। आंतरिक मापन में प्रायः अंकों के साथ जोड़ तथा घटाना तो संभव है, किंतु गुणा या भाग संभव नहीं होता। जैसे ग्रेडिंग में श्रेणी प्रदान करना, ए बी सी डी या अन्य कोई भी ग्रेडिंग प्रदान करना, जिसमें 100 से 80 ए ग्रेड, 80 से 60 बी ग्रेड, 60 से 40 सी ग्रेड, 40 से 20 डी ग्रेड, 20 से 10 ई ग्रेड। इस तरह से हम इसको ग्रेडिंग प्रदान कर सकते हैं। चौथा है इसका आनुपातिक मापन। आनुपातिक मापन की जब हम बात करते हैं तो यह सर्वाधिक परिमार्जित मापन है, जिसमें आंतरिक मापन के लक्षणों के साथ परम शून्य भी निहित होता है। इसमें शून्य भी निहित होता है। शून्य का अर्थ अस्तित्व विहीनता होता है। आनुपातिक मापन में प्राप्त मापों की आनुपातिक तुलनीयता है। यह मापन परिणामों का अनुपात के रूप में व्यक्त करता है। अधिकांश भौतिक चरों का मापन आनुपातिक स्तर का होता है। आनुपातिक मापन कल्पित शून्य न होकर वास्तविक तथा परम शून्य होता है तथा प्राप्त परिणामों से जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी गतिशील संक्रियाएं, यहाँ पे गलत हो गया है, गतिशील होगा, गतिशील संक्रियाएं संभव होती हैं। गतिशील संक्रियाएं संभव होती हैं। आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे हम मूल्यांकन शब्द को स्पष्ट करते हैं। मूल्यांकन की यदि हम बात करते हैं तो इवैल्यूएशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना। यह मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है जो मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। ये मापन की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। मूल्यांकन गुणों या विशेषताओं की वांछनीयता स्पष्ट करता है। किसी व्यक्ति में उपस्थिति गुणों की मात्रा या विश्लेषणात्मक अथवा गुणात्मक विवरण मूल्यांकन प्रस्तुत करता है और यह बताता है कि किसी निश्चित उद्देश्य हेतु कितना उपयुक्त या संतोषप्रद है। मूल्यांकन की परिभाषा की बात करें तो बेडफील्ड तथा मोरडॉक के अनुसार मूल्यांकन न किसी सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में किसी घटना को प्रतीक आवंटित करता है, इससे उस घटना का महत्व अथवा मूल्य ज्ञात किया जा सके। यानी कुल मिला के ये कह रहा है कि मूल्यांकन न किसी सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा वैज्ञानिक मानदंड के संदर्भ में किसी घटना को प्रतीक आवंटित करता है, जिससे उस घटना का महत्व अथवा मूल्य ज्ञात किया जा सके। दूसरी परिभाषा एन.एम. डांडेकर इन्होंने बताया कि मूल्यांकन को छात्रों के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। एनसीईआरटी ने मूल्यांकन को ऐसी सतत व व्यवस्थित प्रक्रिया कहा है जो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा, अधिगम, अनुभवों को प्रभावशीलता का आकलन करती है। दूसरे यहाँ पे अच्छा ठीक है, आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें,
क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे और इसे लोगों को शेयर करेंगे तो इनसे अन्य लोग भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया के अंग की। जो मूल्यांकन प्रक्रिया होती है इसके कुछ अंग होते हैं। तो मूल्यांकन एक अत्यंत ही व्यापक तथा बहुआयामी प्रत्यय है जो पाठ्य वस्तु के ज्ञान के आकलन के अतिरिक्त विद्यालयी पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त उद्देश्यों की एक विशाल तथा व्यापक श्रृंखला है जो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से संबंधित है। मूल्यांकन प्रक्रिया के तीन प्रमुख अंग होते हैं। एक शिक्षण उद्देश्य, दूसरा अधिगम क्रियाएं, तीसरा व्यवहार परिवर्तन। मूल्यांकन की प्रक्रिया, तो यहाँ पे हम पहला जो उद्देश्य उसका शिक्षण उद्देश्य, तो हम शिक्षण उद्देश्य की बात कर लेते हैं जो पहला प्रकार है इसका। तो शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विद्यालय में अधिगम क्रियाएं आयोजित की जाती हैं, अर्थात जो विद्यालय में हम पठन पाठन का कार्य करते हैं उसका उद्देश्य होता है अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त, शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करना, जिसमें छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है तथा इन व्यवहार परिवर्तन की तुलना शैक्षिक उद्देश्यों से करके मूल्यांकन किया जाता है। अतः मूल्यांकन एक अत्यंत व्यापक तथा बहुआयामी प्रत्यय है जिसका संबंध मात्र छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से न होकर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से होता है। दूसरा है आपका अधिगम क्रियाएं। तो अधिगम क्रियाओं की जब हम बात करते हैं ये सब गड़बड़ी कहाँ से हो गई है इसमें। चलिए हम बात कर लेते हैं। शैक्षिक मूल्यांकन के महत्व की। शैक्षिक मूल्यांकन की महत्व की हम बात कर लेते हैं। शिक्षा एक स्वदेशीय मानव निर्माण की प्रक्रिया है। इसके विभिन्न पक्षों पर सतत निगरानी आवश्यक होती है। किसी भी स्तर पर एक छोटी सी भी चूक भयानक परिणाम प्रस्तुत कर सकती है। अतः इसमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति, छात्र, अध्यापक, अभिभावक, समाज तथा प्रशासक की दृष्टि से मापन तथा मूल्यांकन का महत्व रहता है। ये छात्रों को अपनी प्रगति की जानकारी भी देता है, साथ ही उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, आत्मविश्वास जागृत करता है। अध्यापकों को शिक्षण हेतु उपयुक्त प्रविष्टियों के चुनाव में, शिक्षण विधि की सफलता जानने में, उपयुक्त परीक्षा प्रणाली विकसित करने में मापन तथा मूल्यांकन का विशेष महत्व होता है। अभिभावक अपने बालकों हेतु विद्यालय पाठ्यक्रम भावी दिशा तय करने में मापन व मूल्यांकन का सहारा लेते हैं। शैक्षिक नीतियों में संशोधन, शैक्षिक वित्त तथा प्रशासनिक व्यवस्था के निर्धारण में शैक्षिक प्रशासक मापन व मूल्यांकन का सहारा लेते हैं। समाज तथा राष्ट्र का जो निर्माण ही शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। शैक्षिक तीसरा पॉइंट है महत्व में, शैक्षिक नीतियों के निर्धारण में मापन व मूल्यांकन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण करने तथा उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा ज्ञात करने में भी मूल्यांकन स्पष्ट रूप से योगदान करता है। मूल्यांकन के द्वारा ही मापन तथा मूल्यांकन के द्वारा ही शिक्षक की प्रभावशीलता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह छात्रों के को अध्ययन हेतु प्रोत्साहन करता है। यह पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री तथा मूल्यांकन विधि में सुधार हेतु आधार स्पष्ट करता है। कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली तथा जीवंत बनाने हेतु यह अध्यापकों को निर्देशित करता है। यह छात्रों को उनकी रुचियों तथा अभिक्षमताओं की पहचान कराकर शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करता है। शिक्षा में चल रहे विभिन्न नवाचारों की उपयोगिता ज्ञात करने में तथा नवीन प्रविधियों की खोज में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम बात कर लेते हैं शैक्षिक मापन तथा मूल्यांकन के उद्देश्य की। इसके ऊपर हमने महत्व के विषय में बात की, यहाँ पे हम उद्देश्य के विषय में बात कर लेते हैं। तो शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है, यह सभी जानते हैं। तो शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, इसकी प्रक्रिया अत्यधिक जटिल व विकासात्मक है जो देश काल परिस्थितियों तथा एवं आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन होती रहती है।
मापन तथा मूल्यांकन इस प्रक्रिया में लिटमस परीक्षण की भांति कार्य करता है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्न है। पहला नंबर 1, छात्रों को अर्जित ज्ञान का स्तर, यानी जो छात्र ज्ञान अर्जित करते हैं उसका स्तर मापन मूल्यांकन के द्वारा ही बताया जाता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास में सहायता भी मापन मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। मापन मूल्यांकन के द्वारा विकास में बाधक तत्वों की पहचान की जाती है। छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। छात्रों में स्वास्थ्य प्रतियोगिता की भावना का विकास किया जाता है। अधिगम को सहज बनाकर शिक्षण को आनंदमयी बनाया जाता है। पाठ्यक्रम में परिवर्तन का आधार भी मापन मूल्यांकन के द्वारा संभव होता है। शिक्षण विधियों में विकास का आधार तथा नवीन अधिगम सामग्रियों के चयन को प्रोत्साहन भी मापन मूल्यांकन के द्वारा ही निश्चित किया जा पाता है। मापन मूल्यांकन की सहायता से ही हम योग्यता आधारित वर्गीकरण करते हैं, उनकी आवश्यकता का पता लगाते हैं, उनके अनुरूप गुणात्मक शैक्षिक अनुभव हेतु प्रोत्साहन करते हैं। छात्रों को उपयुक्त शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन का आधार भी मापन मूल्यांकन के द्वारा ही स्पष्ट हो पाता है। परीक्षा प्रणाली में सुधार का आधार प्रस्तुत करना हो या फिर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक मानकों को निर्धारित करना हो, इन सभी तत्वों को निर्धारित करने में हमें मापन मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मापन मूल्यांकन के कार्य की, क्योंकि इसके कुछ कार्य भी होते हैं। और जब हम इनके कार्य की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इसको 2-3 स्लाइड में देख लेंगे। इनके कार्य की बात करते हैं तो शिक्षा प्रक्रिया में मापन तथा मूल्यांकन छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान के स्तर को ज्ञात करने हेतु किया जाता है, जिसमें शिक्षण प्रक्रिया में यथोचित सुधार का आधार प्रस्तुत किया जा सके। मापन छात्रों की कमजोरियों तथा कठिनाइयों के क्षेत्रों की पहचान हेतु किया जाता है। छात्र ही छात्रों की वर्तमान क्षमताओं का, साथ ही छात्रों की वर्तमान क्षमताओं को ज्ञात कर उनके भविष्य को कार्य क्षमता के संबंध में पूर्वानुमान लगाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अतः मापन तथा मूल्यांकन के 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जिसे हम साफल्य निर्धारण, निदानात्मक कार्य तथा पूर्व कथन के रूप में देख सकते हैं। इनके अतिरिक्त मापन की तुलना करने में, वर्गीकरण तथा चयन करने में तथा अनुसंधान कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फिंडले 1963 ने मापन के 3 कार्य स्पष्ट किए हैं। उन्होंने 3 कार्य स्पष्ट किए हैं यहाँ पे, शैक्षिक कार्य, प्रशासनिक कार्य तथा निर्देशात्मक कार्य। फिंडले महोदय ने 1963 में जो महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित किए हैं उनमें एक है शैक्षिक, नंबर 1 शैक्षिक, नंबर 2 प्रशासनिक कार्य और नंबर 3 जो है निर्देशात्मक कार्य। तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो 3 कार्यों का वर्णन यहाँ पे फिंडले महोदय ने किया है, शैक्षिक कार्य, प्रशासनिक कार्य और निर्देशात्मक कार्य। तो हम सर्वप्रथम इस शैक्षिक कार्य को देखते हैं। तो शैक्षिक कार्य के अंतर्गत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रोचक, सजग तथा उत्पादन बनाने हेतु मापन तथा मूल्यांकन द्वारा प्राप्त परिणामों का उपयोग किया जाता है। मापन तथा मूल्यांकन छात्रों, अध्यापकों तथा अभिभावकों सभी हेतु पृष्ठपोषण का कार्य करते हैं। ये सभी स्व मूल्यांकन, सहयोगी मूल्यांकन तथा बाह्य मूल्यांकन परिणामों का प्रयोग अपनी स्थितियों एवं कार्य प्रणाली में सुधार करने हेतु करते हैं। दूसरा है प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत चयन, प्रमापीकरण, वित्तीय नियंत्रण, सामान्य प्रशासन, गुणवत्ता निर्धारण, वर्गीकरण आदि से सम्मिलित जो कार्य होते हैं, जैसे राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा सामाजिक स्तर पर शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान तथा उसके मांग के अनुरूप गुणात्मक शैक्षिक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के निर्धारण में मापन तथा मूल्यांकन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है शैक्षिक उपलब्धि। जब शैक्षिक उपलब्धि की बात होती है, इसका जो तीसरा कार्य है
तो शैक्षिक उपलब्धि की जब बात होती है तो शैक्षिक उपलब्धि में हम शैक्षिक लागत का निर्धारण तथा समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि सुनिश्चित करने हेतु शैक्षिक प्रशासन को निर्देशित करना मापन तथा मूल्यांकन का ही कार्य कहलाता है। कक्षा कक्ष के गतिविधियों के नियमन से लेकर संपूर्ण शैक्षिक प्राक्कलन की गतिविधियों की निगरानी तथा गुणात्मक सुधार बिना मापन व मूल्यांकन संभव नहीं हो सकता। निर्देशन कार्यों में छात्रों की क्षमता, रुचि, योग्यता तथा अभिक्षमता के पहचान तथा उनके अनुरूप शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में मापन तथा मूल्यांकन का उपयोग होता है। निर्देशन सेवाओं की उपयुक्तता तथा उसमें संशोधन भी मापन तथा मूल्यांकन के बिना संभव नहीं है। पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक गतिविधियों में परिवर्तन तथा मांग के अनुरूप शैक्षिक अनुभव को मापन द्वारा ही सुनिश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार यह वीडियो ख़त्म हुआ और हम इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को सीख सके हैं, जैसे मूल्यांकन के कार्य, मूल्यांकन के प्रकार, मापन क्या होता है, मापन कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पे देखा और सीखने का कार्य किया है। अब यहाँ पे आप सभी को धन्यवाद कि आप सबने इतना कीमती समय दिया और अपने इन चीज़ों को सीखने का कार्य किया और अपने मूल्यांकन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जाना। जय हिंद, जय भारत।